स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स आरबीएल में। यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो चुकी है। 4 और 5 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है और आपके एग्ज़ाम सेंटर भी क्लियर हो गए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके एग्ज़ाम हैं। अब यहाँ पे हमारी यूपीएसआई में आपकी जो कंप्यूटर की क्लास है उसकी हम यहाँ पे मैराथन वीडियो लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पर आते हैं और फटाफट आपके पॉइंट टू पॉइंट रिविज़न करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से डेटा इनपुट के रूप में ग्रहण करके उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में दे देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जो है आपका कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। कुछ शब्द आप यहाँ पे सीखिए। पहले यहाँ पे जैसे डेटा होता है, ध्यान से देखिएगा, डेटा क्या होता है? तो कच्चे मटेरियल को हम डेटा बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कच्चे तथ्य को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। कच्चे तथ्य को डेटा बोलते हैं। और इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? इंफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो आपका डेटा होता है, जो डेटा होता है वो प्रोसेसिंग के बाद क्या बन जाता है? वो इंफॉर्मेशन में बन जाता है और इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सूचना। इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? सूचना बोलते हैं। और इन दोनों प्रक्रियाओं को के बीच में कौन काम करता है? तो बीच में आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करता है। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर। इसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा हो जाएगा और इसके बाद प्रोसेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आगे देखते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो अबैकस सबसे पहला गणना यंत्र था, सबसे पहला। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। अबैकस को किस देश द्वारा बनाया गया था? तो चीन के द्वारा बनाया गया है। अबैकस की उत्पत्ति किससे हुई है? तो या फिर हम कहें कि परकलन यानी कि कैलकुलेटर की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अबैकस से ही हुई है। अबैकस से ही कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट आता है हमारा कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनियक आपका पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनियक का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो 1946 ईस्वी में एनियक का आविष्कार हुआ था। अगला है, एनियक का पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएसआई में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। एनियक की खोज किसने की थी? जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने एनियक की खोज की थी। वाणिज्य जो है उपयोग के लिए सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था? तो यूनिवेक था। इसका मतलब है कि कमर्शियल के रूप में किसे यूज़ किया गया था? तो यूनिवेक को यूज़ किया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला है कि भारत का पहला डाक एटीएम कहाँ खोला गया था? तो चेन्नई में खोला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये आपका पार्ट हम यहाँ से रिमूव कर दिए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेपियर बोन्स का आविष्कार जो है किसने किया था? अब देखिए यहाँ पे जॉन नेपियर से दिए हुए हैं और नेपियर्स बोन्स, देखिए नेपियर बोन्स और जॉन नेपियर। उसके बाद पास्कलाइन के आविष्कारक कौन है? तो पास्कलाइन के आविष्कारक आपके ब्लेज पास्कल हैं। आप देख सकते हैं पास्कलाइन से क्या बन रहा है? पास्कल बन रहा है। पास्कलाइन से क्या बन रहा है? पास्कल बन रहा है। ये ट्रिक आप याद करिएगा, आप एग्जाम में गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार आपके चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। अगला पॉइंट होता है आधुनिक कंप्यूटर का जो है खोज कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट हमारा आता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं? तो अभी तक आपकी टोटल 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। कितनी जनरेशन हो चुकी हैं? 5 जनरेशन हो चुकी हैं। कौन कौन सी जनरेशन है आप देख सकते हैं। पहली जनरेशन हमारी क्या थी? तो इस जनरेशन में आप केवल पॉइंट लिखिएगा कि निर्वात वाल्व का यूज़ किया गया था इस टेक्नोलॉजी में, यानी कि इस जनरेशन में निर्वात वाल्व यानी कि इसको वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया था। और आप देख सकते हैं कि इसके जो कंप्यूटर होते थे वो बड़े बड़े होते थे, यानी कि आकार में बहुत बड़े होते थे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल वैक्यूम ट्यूब देख लेना है और आकार में बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। अब आगे चलते हैं, जो है इसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे ये देख लेना है। एनियक है, एडवैक है और
हाँ, एनियाक है, एडवैक है, यूनिवैक है, मार्क फर्स्ट है, IBM 701 है। ये इसमें पंच कार्ड पर आधारित थी। ये जो आपकी टेक्नोलॉजी थी 1G आपकी पंच कार्ड पे आधारित थी। अगला है हमारा, हाँ, यहाँ पे जो 4G में G का मतलब होता है जनरेशन होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो G का मतलब क्या होगा, जनरेशन, और जनरेशन को हिंदी में बोलते हैं पीढ़ी। सेकेंड जनरेशन में केवल आपको देखना है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। किसका इस्तेमाल हुआ था, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद थर्ड आता है, तो थर्ड क्या है, IC। थर्ड में क्या है, IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। और IC से कुछ जो है यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। IC किस धातु की बनी होती है, तो सिलिकॉन धातु की IC बनी होती है। किस धातु की, सिलिकॉन धातु की IC बनी होती है। सिलिकॉन धातु कहाँ पाई जाती है, बेंगलोर में सिलिकॉन जो है धातु पाई जाती है। IC की खोज किसने की थी, JS किल्बी ने IC की खोज की थी। JS किल्बी ने IC की खोज की थी। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, या सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन हमारी जो है, इसमें केवल याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो है चलन किस जनरेशन में आया, तो फोर्थ जनरेशन में आया। और इसमें VLSI का भी यूज़ हुआ, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो है इसके आकार, जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत ही छोटे थे, आकार में बहुत ही छोटे थे, और इसकी मेमोरी क्षमता क्या थी, अधिक थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा आता है पॉइंट कि फिफ्थ जनरेशन में क्या है, तो फिफ्थ जनरेशन में आप देखिएगा केवल AI का इस्तेमाल हुआ था। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि। अब आगे देखते हैं इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था, तो इसमें रोबोट का इस्तेमाल हुआ था। किसका हुआ था, रोबोट का इस्तेमाल इस जनरेशन में हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, तो यहाँ पे SLI का भी इस्तेमाल हुआ, SI का भी इस्तेमाल हुआ, जिसको बोलते हैं सुपर लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड चिप भी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे ULSI का इस्तेमाल हुआ था। इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड सर्किट। अल्ट्रा लार्ज स्क्रॉल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिए हुए हैं। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके कार्य के हिसाब से 3 होते हैं। कार्य के हिसाब से 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। लेकिन किसके आधार पर, तो वर्ग के हिसाब से ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला है कि हमारा कंप्यूटर के जो आपके टाइप्स होते हैं, ये आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से 4 होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और आपका क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम उसके बाद सुपर, यहाँ पे देख सकते हैं चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो युद्ध के क्षेत्र में या फिर रिसर्च के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसका यूज़ किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर के, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है विजय, किसको कहा जाता है, अगर आपने पॉइंट नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, विजय भटकर को कहा जाता है। भटकर को क्या कहा जाता है, ये भटकर को कहा जाता है कि सुपर कंप्यूटर के जनक, वो भी भारत के। और ये क्वेश्चंस आपका कहाँ पे पूछा गया था, तो दिल्ली पुलिस में सीधे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था कि सुपर कंप्यूटर यानी कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो विजय भटकर को कहा जाता है। आगे पॉइंट देखते हैं, तो भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा है, तो परम 8000 है भारत में। इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, हाँ, परम 10,000 को सीडैक कंपनी द्वारा बनाया गया, जो पुणे में भी है। देखिए यहाँ पे 10,000 को भी बनाया था और 8,000 को भी बनाया था, इसी कंपनी ने, सीडैक कंपनी ने इसको बनाया था। और सीडैक कंपनी हमारी कहाँ पे है, तो सीडैक कंपनी हमारी पुणे में है। और पुणे कहाँ पे है, तो पुणे हमारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र जो है प्रदेश में है। अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे हमारा है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हमारा क्रे फर्स्ट है। और क्रे फर्स्ट कब बना था, तो 1976 में बना था, 1976 में ये हमारा बना था। अगला हमारा पॉइंट आता है हार्डवेयर। यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में समझिएगा, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। तो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के वे कंपोनेंट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर बोलते हैं। या फिर जो भी कंप्यूटर की भौतिकी बनावट होती है या फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं और स्टोरेज डिवाइस होती
होती हैं आदि। उसके बाद मदरबोर्ड हो गया, आपका मदरबोर्ड के बाद SMPS हो गया। और इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी डिवाइसें होंगी वो सारी सारी आपकी क्या होंगी, हार्डवेयर होंगी। क्या होंगी, हार्डवेयर होंगी। आगे चलते हैं तो जितने भी आपके कंप्यूटर में डिवाइसें होती हैं ये सभी हार्डवेयर कहलाती हैं। अगला आता है हमारा सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह प्रोग्रामों का एक सेट होता है। ध्यान से देखिएगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्रामों का सेट होता है। बाकी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी डिफिनेशन है, लेकिन जो आपके कंप्यूटर में, जो आपके कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम क्या है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो आपको बताना है कि यह प्रोग्रामों का एक सेट है। बाकी सॉफ्टवेयर होता क्या है कि आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को कार्यशील बनाता है। इसका ऐसे हम अगर बात करें तो ये आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो सभी डिवाइसों को चलाने योग्य बनाता है, ये सॉफ्टवेयर बनाता है। इसके पार्ट कितने होते हैं, तो इसके पार्ट कितने होते हैं, 2 प्रकार के आपके होते हैं। अभी आपका एग्ज़ाम जो हुआ था हाल ही में, तो SSC के उसमें पूछा गया था क्वेश्चन ये कि सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को जो है रनिंग मोड पे पहुंचा देते हैं। इसका मतलब हाँ, आपका सिस्टम रेडी है, अब आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कार्य करने योग्य हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं OS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, OS। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा OS। अगर बात करते हैं आगे यूटिलिटी, हाँ OS में कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनेक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ये सभी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आप जिस फ़ोन से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं इसमें कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ी हुई है, तो मोबाइल में, आपके मोबाइल फ़ोन्स में या तो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे या फिर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे। तो एंड्रॉयड फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे। यूटिलिटी क्या होते हैं, तो यूटिलिटी क्या होते हैं कि हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि एंटीवायरस इसमें आते हैं। हमारे एंटीवायरस जो होते हैं वो यूटिलिटी में आते हैं। उसके बाद बैकअप सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं, यूटिलिटी में आते हैं। बैकअप हो गया और उसके बाद आपका एंटीवायरस हो गया। एंटीवायरस के साथ साथ आपके जो डिस्क क्लीनर होते हैं ये भी आपके किस में आ जाते हैं, स्क्रीन सेवर होते हैं, यूटिलिटी में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं ड्राइवर में, तो ड्राइवर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो भी हम डिवाइस क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया इत्यादि जो डिवाइसें हम लगाते हैं तो उनके लिए एक सेटअप होता है। उनके लिए क्या होता है, एक सेटअप होता है। वो सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ड्राइवर के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो व्यक्ति यानी कि जो यूज़र अपने दैनिक कार्य के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पेंट और टैली, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स में जो भी आप ऐप्स जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वो सारे क्या होते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सारे लगभग क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब आपके क्या हैं, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखिए पूरा जो है डिस्क्राइब है, यहाँ पे बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक या एक से अधिक प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने और उसे ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं या फिर उसे क्या करते हैं, ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे विंडोज़ XP आ जाए, आप सीधे टिक करिए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ आ जाए 7 आ जाए, सीधे आप टिक करिए। विंडोज़ 8 आ जाए, विंडोज़ 10 आ जाए और विंडोज़ 95 आ जाए, विंडोज़ विस्टा आ जाए, ये सभी
आपके विंडोज़ लगा हुआ है तो इसका मतलब समझिएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अगर लाइनेक्स है तो लाइनेक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए हमने बताया था अभी आपको, मैक, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगी। आगे चलते हैं तो आगे देखिएगा एंड्रॉयड आता है। क्या आता है, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी एक आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको बताना है एंड्रॉयड। अगर पूछे दूसरे नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे बताइएगा मैक, जो आपके क्या होते हैं, एप्पल के फ़ोन होते हैं। उसमें आईफोन जिनको आप बोलते हो, आईफोन में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। और आप जो जैसे रेडमी है, रियलमी है, उसके बाद सैमसंग है, ये सारी फ़ोन, ओप्पो है, तो ये सब जो फ़ोन यूज़ करते हो उसमें आपकी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखते हैं, यूटिलिटी क्या होता है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यह क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है जो आपके सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत एंटीवायरस आते हैं, डिस्क्लीनर आते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जब आपकी फ़ाइल, जब कोई फ़ाइल आपकी परमानेंट के लिए डिलीट हो जाती है आपके मोबाइल फ़ोन से या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप से या फिर आपके पेन ड्राइव से, तो हम लोग उस फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और बैकअप सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग जो भी फाइलें डिलीट हो जाती हैं उनका फिर से बैकअप ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तो अगला हमारा होता है हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आ गई। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जिनके माध्यम से डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेजते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर में जो भी चीज़ें जाएंगी वो सब इनपुट हैं, और जिस डिवाइस से जाएंगी वो सब डिवाइसें आपकी इनपुट हैं। जैसे आपका आता है क्या है, माउस है, माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है। एमआई जो है माइक्रोफोन क्या है, आपकी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस के साथ साथ आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। जिसमें सर्कल कर रहे हैं वो आपकी सब पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, चार हमने बता दिए यहाँ पे। इनपुट डिवाइस के साथ साथ चारों आपकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी हैं। इसका यूज़ गेम खेलने के लिए करते हैं। स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन आपकी इनपुट डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका इस्तेमाल हम लोग प्रायः चेक में जो पड़े नंबरों को रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपके एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगला हमारा है तो अगला है OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। BCR का फुल फॉर्म होता है बारकोड रीडर, किसी भी प्रोडक्ट में पड़े बार को रीड करने का काम करता है। उसके बाद बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। वेब कैम का मतलब होता है जो कैमरा है, कैमरा भी आपकी इनपुट डिवाइस है। अगला है आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, तो आउटपुट डिवाइसें वे डिवाइसें होती हैं जिनके माध्यम से हम किसी चीज़ को कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आ गया किसका, SI का, और उसमें आपका नाम आ गया, तो आप उसको प्रिंट आउट करके निकालेंगे। तो प्रिंट आउट आप ले रहे हैं किस डिवाइस से ले रहे हैं प्रिंट, तो आप प्रिंटर से ले रहे हैं, इसलिए प्रिंटर आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। और एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब आपका टर शब्द का उच्चारण हो, जब आपका टर शब्द का उच्चारण हो किस में, आउटपुट में, तो आप समझिएगा कि ये आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब किसी भी उसमें टर शब्द की ध्वनि अगर उत्पन्न हो जाए तो आपको समझना है कि ये आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। देखिए जैसे प्रिंटर, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, उसके बाद देखिए प्रोजेक्टर, उसके बाद प्लॉटर, ये सब आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद हेडफोन हो गया, उसके बाद स्पीकर हो गए। तो आपकी चार डिवाइसें, जो है चार डिवाइसें में जो टर शब्द की उच्चारण हो रही है, तो इसका मतलब है ये आपके क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। अगला है मॉनिटर क्या होता है, तो मॉनिटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मॉनिटर के कितने प्रकार होते हैं, जो पुराने आपके मॉनिटर होते हैं वो किस पे होते थे, CRT पे होते थे, इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, जिसमें बड़ी सी ट्यूब निकली होती थी। LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। TFT क्या होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। LED क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड होती है। अगर हम बात करें जो आपकी स्क्रीन होती है उसकी जो लंबाई होती है उसको किस में नापते हैं, तो उसको हम किस विकर्ण गत नापते हैं। इसका मतलब कहते हैं ना कि 32 इंच की आपकी डिस्प्ले है, तो
तो ये डिस्प्ले कैसे नापते हैं, ये विकर्णगत नापते हैं, इस तरीके से नापते हैं, ना कि हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं। क्या नापते हैं, विकर्ण इसका नापते हैं। तो विकर्ण जितनी होगी, अगर 32 इंच है तो आपकी टीवी 32 इंच हो जाएगी। स्क्रीन की जो साइज है वो विकर्णगत नापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। और प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। सॉफ्ट कॉपी क्या है कि जो कंप्यूटर के अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे, और जैसे ही प्रिंटर के द्वारा ये बाहर हो जाएगी इसे हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे। देखते हैं प्रिंटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रिंटर को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है। आपका पहला प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट है, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आपके कैरेक्टर प्रिंटर आते हैं, उसके बाद लाइन प्रिंटर आते हैं, और यहाँ पे आपके इंकजेट प्रिंटर होते हैं, और क्या होते हैं आपके इंकजेट होता है, और क्या होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो सबसे अच्छा प्रिंटर होता है वो लेज़र प्रिंटर होता है। अगर हम बात करें कि कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर आते हैं और डेजी व्हील आते हैं, और उसके बाद लाइन प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, तो ड्रम प्रिंटर आते हैं और चैन प्रिंटर आपके आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर से आप देखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपके प्रिंटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंटर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रिंटर की स्पीड किस पे मापते हैं, पीपीएम पर। इसको हम बोलते हैं पेज प्रति मिनट। क्या है, प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो पीपीएम पर मापते हैं। अगर हम बात करें क्वालिटी किस पे मापते हैं, तो क्वालिटी होती है डीपीआई डॉट पर इंच। क्वालिटी क्या होती है, डीपीआई डॉट पर इंच। अगर हम बात करें कि प्रिंटर जिस पेज को प्रिंट करता है उसे हम बोलते क्या हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। अगला है हमारा, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरा देख लिया है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर किस में आते हैं, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये सब आपके किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, थर्मल हो गया, और आपका क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इंकजेट हो जाएगा। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा आता है, तो अगला है कि लेज़र प्रिंटर, सीपीयू थोड़ा सा अलग हो गया, सीपीयू थोड़ा सा इसको काट दीजिएगा। लेज़र प्रिंटर सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर कैसा होता है, सबसे अच्छा प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर की डीपीआई कितनी होती है, 600 या 600 से अधिक होती है। इसकी डीपीआई क्या होती है, 600 या 600 से अधिक होती है। इंकजेट की डीपीआई कितनी होती है, 300 या 300 से अधिक इसकी डीपीआई होती है। अगला हमारा पॉइंट आता है, तो अगला देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट है और ये आपका कंट्रोल है। इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, और इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। यहाँ पे आपकी कौन कौन सी की काम करती हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे डिवाइस से काम करती हैं, तो सारे इनपुट डिवाइस होंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेंट, ये सब। जिससे मान लीजिए हमने 2+2 दे दिया, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब है 2+2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग कराएंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, नियत आउटपुट मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें, यहीं पर आपको समझा देते हैं, जो CPU होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इन सारी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना, और मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि चीज़ों को क्या करना, स्टोर करना। अगला हमारा है, तो हाँ यहाँ पे देख लीजिए, आउटपुट का मतलब है कि जो भी हमारा CPU इनपुट लेने के बाद, उसमें प्रोसेस करने के बाद जो भी चीज़ें हमें देता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। और यही आउटपुट हमारा किस में होता है, इन्फॉर्मेशन में होता है। अब यहाँ पे देखिए CPU के कितने पार्ट होते हैं, तो CPU के जो है आपके 3 पार्ट होते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। CPU कंप्यूटर का दिल भी होता है। इसका मतलब कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों आपका क्या होता है, तो दोनों CPU होता है। अगर हम बात करें, इसे किसके नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर की सभी डिवाइस इसी से जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसें आपकी जुड़ी होती हैं सब इसी से जुड़ी होती हैं। और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि MIPS क्या होता है, तो MIPS का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती है। CPU की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो MIPS पर मापी जाती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड पर मापी जाती है। अगला है, इनमें से इसके 3 भाग होते हैं, LU, MU और CU। इनके बारे में सारी चीज़ें आपको पता हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, जो है प्रोसेसर
की गति बिट पर निर्भर रहती है। जैसे आपका 8 बिट होता था प्रोसेसर, फिर उसके बाद 16 बिट हो गया, फिर आपका 32 बिट हो गया, अब उसके बाद 64 बिट हो गया। इस तरीके से आपके प्रोसेसर की आपकी क्या बनती है, बढ़ती है, बिट्स को हम बढ़ा देते हैं। अगला हमारा है, इसके उदाहरण हैं, जैसे आपका पेंटियम हो गया, डुअल कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, ऑक्टा कोर हो गया, आई कोर i3 हो गया, i5 हो गया, और उसके बाद i7 हो गया। ये सभी आपके क्या हैं, प्रोसेसर के उदाहरण हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, और एक अन्य दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा CPU नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे ALU तार्किक और गणितीय अंकगणितीय प्रोसेस करता है। यह जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित कार्य को करता है। इसका मतलब कौन, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से क्लियर है। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है इस भाग में कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देश टास्क स्टोर किए जाते हैं। इसे रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब डेटा को जो स्टोर किया जाता है वो मेमोरी में किया जाता है। अगला है CPU है, CU है। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, यह पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। देखिए हमारी वीडियो थोड़ा सा फास्ट जरूर होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको रिवीजन करवा दें। अगला हमारा है, अगला पॉइंट आएगा, देखिए देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक तो आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से ढंग से पढ़ लेंगे तो अब क्वेश्चन आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। 1 बिट बराबर क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट होता है। और बाइनरी डिजिट में कितने डिजिट होते हैं, तो 0 और 1 होते हैं। बाइनरी डिजिट में कितने होते हैं, 0 और 1 होते हैं। जहां 0 आपके लिए क्या होता है, आपके लिए फॉल्स होता है, और 1 आपके लिए क्या होता है, ट्रू होता है। अगर हम बात करें आगे, तो 4 बिट्स को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, 4 बिट्स को जोड़ते हैं तो 1 निबल बनता है। अगर हम 8 बिट्स को जोड़ते हैं तो 1 बाइट बनता है या फिर 2 निबल बनता है। 1 बाइट बनता है या फिर 2 निबल बनता है। अगला है 1024 जो है बाइट्स को जोड़ते हैं तो 1 KB बनता है, जिसको हम किलो बाइट बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है, 2 की पावर 10 बाइट्स होता है। क्या होता है, 2 की पावर 10 बाइट्स होता है। अगर हम आगे देखते हैं 1024, तो 1024 KB बराबर 1 MB होता है, जिसको हम बोलते हैं मेगाबाइट बोलते हैं। और ये 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 GB, जिसको हम क्या बोलते हैं, गीगाबाइट बोलते हैं। और ये 2 की पावर 30 बाइट के बराबर है। अगला हमारा है 1024 GB हमारा 1 TB के बराबर होगा, जिसको हम टेराबाइट बोलते हैं। 1024 TB बराबर 1 PB होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेटाबाइट बोलते हैं। 1024 PB बराबर 1 EB होगा, इसको बोलते हैं एक्साबाइट बोलते हैं। 1024 EB बराबर 1 ZB बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जोटा बाइट बोलते हैं। अगला हमारा आता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है। और इसके बाद हमारा है कंप्यूटर में 10 की पावर 3 बाइट, इसका मतलब हो जाएगा 1000 जो है बाइट बराबर लगभग क्या होगा, 1 KB के हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 1000 में 3 जीरो और लगा दीजिए, इसका मतलब 3 जीरो और फिर 3 जीरो। तो आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये क्या हो जाएगा, लाख। तो 1 लाख बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा। तो 10 लाख हो जाएगा। ये 10 लाख बराबर क्या हो जाएगा, 10 लाख बाइट बराबर 1 MB हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी होगा भी, अभी आप देखेंगे लगभग 1000 KB बराबर क्या होगा, तो 1 MB के बराबर होगा। अगर हम बात करें 1 बिलियन बाइट बराबर क्या होगा, तो 1 बिलियन बाइट को हम क्या बोलते हैं, 1 अरब बोलते हैं। और 1 अरब बाइट्स बराबर क्या होगा, 1 GB हो जाएगा। अगला है कि 1 मिलियन, इसका मतलब 10 लाख बाइट्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा। अगला हमारा है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 भागों में बांटी जाती है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। अगर हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, तो हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक मिनट। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत रैम और रोम मेमोरी आती है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, और इसके बाद DVD, CD, ये सभी आपकी मेमोरियाँ आती हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी रैम है,
ये आपकी रैम है, ये रोम है, ये हार्ड डिस्क है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक आपकी क्या होती है अस्थायी मेमोरी है। उसके बाद रोम है, यह स्थायी मेमोरी है, इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क होती है, इसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लॉपी डिस्क है, चित्र देख लीजिए, ये डीवीडी है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, ये आपकी जो है मेमोरी कार्ड है, ये ब्लू रे डिस्क है, ये सीडी है, और ये आपकी क्या है पेन ड्राइव है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बीआरडी आपका ब्लू रे डिस्क इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। किसे ब्लू रे डिस्क बोलते हैं तो बीआरडी को हम इसको ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आगे है कि रैंडम यह रीड एंड राइट मेमोरी होती है, इसे टेम्परेरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जब डाटा सप्लाई कट जाता है ना रैम में, जब रैम में डेटा पावर सप्लाई कटते ही मिट जाता है, रैम में डेटा पावर सप्लाई कटते ही मिट जाता है। रैम का डेटा यूज़र लिख पढ़ दोनों सकता है। इसका मतलब रैम में जो भी डेटा होता है उसको यूज़र लिख और पढ़ दोनों सकता है। अगला हमारा है रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अगला पॉइंट होता है। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा रोम। रोम को हम क्या बोलते हैं, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जैसे पावर सप्लाई कट जाती है आपका डेटा इरेज नहीं होता है, उसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और यह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है, यह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। रोम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, रोम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। रोम मेमोरी है ना, रोम मेमोरी में कंपनी अपना डेटा स्टोर करके देती है। इसका मतलब जो भी डेटा कंपनियां जब किसी प्रोडक्ट को निर्माण करती हैं तो बनाते समय जो भी डेटा भरती हैं वो सब अपना डेटा रोम मेमोरी में भरती हैं, इसीलिए आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। जैसे हम आपको आज बहुत अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, आपके पास कोई फ़ोन होगा, जब उसको आप स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वह कंपनी अपना नाम कहाँ पे लिखेगी तो रोम मेमोरी में लिखेगी, उसको यूज़र डिलीट नहीं कर सकता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ईपी रोम के बारे में और देखते हैं। यह आपकी मेमोरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो है भरी जाती है। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो बनाते ही समय उस मेमोरी को पहले से ही भर दिया जाता है। इसको यूज़र केवल रीड कर सकता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। रोम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप केवल उसमें डेटा को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बाकी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी क्या आती है, हार्ड डिस्क आती है। यह एक हार्ड डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक धातु की बनी होती है। यह आपकी क्या है स्टोरेज डिवाइस है। अगला हमारा है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में आप ये याद रखिएगा कि फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है तो चुंबकीय धातु की बनी होती है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है तो वो होती है 1.44 MB। क्या होती है 1.44 MB होती है। अगला हमारा पॉइंट आता है, तो अगला है सीडी। सीडी क्या है, कंपैक्ट डिस्क होती है, इसका नाम कंपैक्ट डिस्क होता है। इसमें 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और उसके बाद डीवीडी आती है, डिजिटल वीडियो डिस्क, इसे डिजिटल वर्सटाइल भी कहते हैं। यहाँ पर जो है आपकी जो तुलना होती है सीडी की, तो सीडी की तुलना में इसकी स्टोरेज बहुत होती है, 4.7 GB होती है। कितनी होती है 4.7 GB होती है। अगला है ब्लू रे डिस्क। अगला है हमारा क्या है ब्लू रे डिस्क। इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है सीडी डीवीडी से अधिक होती है और लगभग आपकी 25 से 50 GB के बीच में आपकी ब्लू रे डिस्क की क्षमता होती है। अगला हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं तो इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं से सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कि कंप्यूटर को करना क्या है, इसलिए हम प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग भाषाओं से ही हम लोग क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप लोग गेम देखते हैं, गेम है, एप्लीकेशंस हैं,
हैं, ये सब आपकी क्या होती हैं, तो ये प्रोग्रामिंग भाषाओं के द्वारा हम ही सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर में कई प्रोग्राम का समूह होता है। जो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें क्या होता है, कई सारे प्रोग्राम बने होते हैं। जो लोगों के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहते हैं। अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं, तो जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को लिखेगा, राइट करेगा, वही क्या कहलाएगा, प्रोग्रामर कहलाएगा। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रोग्रामिंग भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पे आपको 2 भी मिल जाएंगे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहली है मशीन लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज है और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम कहाँ पे जोड़ देते हैं, तो मशीन लेवल में जोड़ देते हैं। तो कहीं पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी वीडियो में 3 मिली हैं और किसी की वीडियो में आपको 2 मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मशीन लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी असेंबली लेवल लैंग्वेज आ जाएगी। अगला हमारा पॉइंट होता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, कि मशीनरी भाषा क्या होती है। ये केवल समझना है 0 और 1 के रूप में आपकी मशीन भाषा समझती है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, इसको केवल 0 और 1 ही पता होता है। कंप्यूटर को 0 और 1 ही पता होता है। अब इस भाषा को कंप्यूटर द्वारा सीधे समझा जाता है। 0 और 1 के रूप में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहा जाता है। हमारे लिए इसे समझना कठिन होता है। इसका मतलब है, क्लियर है कि जो मैन है वो किस पे डिपेंड होते हैं, तो वो मशीन पे डिपेंड नहीं होते हैं। इसका मतलब हमें जो है समझना कठिन है, तो कंप्यूटर को समझना इस लैंग्वेज को आसान है। अगला है असेंबली लेवल लैंग्वेज। यह जो है आपकी क्या है कि 0 और 1 की तुलना में अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल प्रोग्राम का जो है प्रोग्राम ज़्यादा इसमें आसानी से लिखे जा सकते हैं। इस भाषा में अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका ऐड हो गया और उसके बाद ऐड जोड़ने के लिए हो गया, सब्ट्रैक्ट घटाने के लिए होगा। इसी तरीके से जो है इंग्लिश के वर्ड यूज हो जाते हैं, मोड है, सब्ट्रैक्ट है, इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है कि इस भाषा को यूज़र आसानी से समझ सकता है। इसका मतलब है कि मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाली कंप्यूटर की भाषाएं कौन होती हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसी भाषा में कंप्यूटर में, इसी भाषा में जो आपके प्रोग्रामर होते हैं क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आपका कोई प्रोग्राम बना हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो वो किस भाषा में बना होगा, तो वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में बना होगा। और हाई लेवल लैंग्वेज में आपका जो प्रोग्राम बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जांपल, यहाँ से क्वेश्चंस तो बनने ही बनने हैं। आपका फोर्टाइन होता है, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज होती है। लोगो हो गया, उसके बाद आपका कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, लिस्प हो गया, उसके बाद एल्गो हो गया, अल्गो हो गया, और नेट हो गया, पैथन हो गया। इस तरीके से सभी आपकी क्या होती हैं, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहली भाषा आपकी कौन सी थी, तो हाई लेवल फोर्टाइन थी। इसे फार्मूला ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है, इसे फार्मूला ट्रांसलेटर के नाम से जाना जाता है। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी जिसका प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ से इतने पॉइंट पूछ सकता है कि फोर्टाइन क्या है और इससे इस कौन सी भाषा है और कौन सी भाषा के साथ साथ ये कब इस्तेमाल हुई थी और किस क्षेत्र में हुई थी, और इसे किस जो है प्रयोगशाला में हुआ था, विकसित किया गया था, तो बेल जो है प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया था। अगला हमारा आता है कोबोल। कोबोल क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका है, और इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है, इसका व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए है। अगला है हमारा, तो अगला हमारा है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका फुल फॉर्म है। इसका जो है विकास 1964 ईस्वी में प्रोफेसर आपका जॉन्स केम्पनी और आपके थॉमस कुटर्ज ने इनका जो है आविष्कार किया था। अगला हमारा है कि जो भी इंपॉर्टेंट होंगे हम आपको बता देंगे। ये भाषा आपकी जो लिस्प भाषा है ये पंचम पीढ़ी में इस्तेमाल हुई थी। इसका मतलब एआई में इसका इस्तेमाल हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका इस्तेमाल हुआ था। और इसका इस्तेमाल किसने किया था, जॉन आपके कामर्थी ने इसका जो है इसको बनाया था। आप समझ सकते हैं 1958 ईस्वी में इसको बनाया था, और किस MIT इंस्टीट्यूट में इसको विकसित किया गया था। इसका उपयोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किया गया था, जो कि हमने पहले आपको बता दिया है। अगला हमारा पास्कल है। पास्कल लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ था, तो पास्कल लैंग्वेज 1971 में इसका इस्तेमाल किया गया था।
और इसका जो है शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सी लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल लैंग्वेज है, ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको कब 1972 में डेनिस एम रिची द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट हमारा है कि इसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया था। इसे किसके लिए बनाया गया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है, तो आपका फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज हुई थी, मशीन। ये देखिए फर्स्ट GL का मतलब है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, मशीन लेवल लैंग्वेज थी। उसके बाद सेकंड में क्या है, निम्न स्तरीय भाषा जो असेंबली लेवल भाषा से मिलकर बनी थी। उसके बाद सॉरी, मेमोरी भर जाने के कारण थोड़ा सा आपकी वीडियो में प्रॉब्लम आ गई। तो हाँ देखते हैं कि 2G में क्या था ना, दूसरी जनरेशन में क्या था, तो निम्न स्तरीय भाषा जो असेंबली भाषा से मिलकर बनी थी। उसके बाद सी लैंग्वेज का आविष्कार जो है, सी जो है लैंग्वेज किस जनरेशन में आई, तो तीसरी जनरेशन में सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। 4 जनरेशन का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, तो 4 जनरेशन में हमारा SQL हो गया। और आपका क्या हो गया, ओरेकल का आविष्कार जो है, ओरेकल का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, जो है चौथी जनरेशन में हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 5वीं जनरेशन में विजुअल बेसिक और आपका लिस्प का इस्तेमाल किया गया। देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम आपका क्या होता है, देखते हैं एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, देखिएगा ये किसी प्रोग्राम को लिखने से पहले बनाया जाता है ताकि प्रोग्राम बनाते समय कोई समस्या न आए। एल्गोरिदम किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। देखिए एल्गोरिदम क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले बना लिया जाता है और ताकि कोई भी समस्या हमारे पास क्रिएट ना हो। जैसे एग्जांपल देखिएगा तब समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे है कि आपको स्कूल 10 बजे जाना है, आपका एग्ज़ाम है 10 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप क्या करेंगे, सुबह 10 बजे से क्या सीधे 10 बजे से आप स्कूल पहुंच जाएंगे। उसके पहले भी कई सारी प्रक्रियाएं करनी होंगी। जैसे सुबह आप 8 बजे तैयार हो जाएंगे और उसके बाद 9 बजे आप नाश्ता जो है 8 बजे तैयार हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद आप नाश्ता करेंगे और 9 बजे वाली बस पे आप चढ़ जाएंगे और 10 बजे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एल्गोरिदम। लेकिन फ्लो चार्ट में क्या अंतर होता है, देखिएगा फ्लो चार्ट में क्या अंतर होता है। यह एक प्रकार का प्लान होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का प्लान होता है। जब प्रोग्राम लिखा जाता है, जब प्रोग्राम लिखा जाता है, यह प्रोग्रामर के लिए रोड मैप की तरीके से काम करता है। यह किस तरीके से प्रोग्रामर के लिए काम करता है, रोड मैप के लिए। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप डायरेक्टली रोड मैप का इस्तेमाल कर लेते हो, उसी तरीके से फ्लो चार्ट काम करता है। यहाँ पे देखिएगा फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। पहला सिंबल देखेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट और एंड। इसका मतलब अंत, प्रारंभ और अंत इसी सिंबल से करते हैं किसी भी फ्लो चार्ट में, और इनपुट आउटपुट हम इसी से लेते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग हम इसी बॉक्स से करते हैं। ये आपका जो होता है बॉक्स होता है, इसको हम प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद इसको हम डिसीजन बॉक्स के साथ साथ डायमंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये वाला होगा आपका। उसके बाद इसको हम एरो के साथ साथ फ्लो लाइन भी बोलते हैं, एरो लाइन और फ्लो लाइन। अब उसके बाद हमारा आता है कि एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। हम मान लीजिए एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं। ए बराबर यहाँ पे ए बराबर 10 दिया हुआ है और बी बराबर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, सी बराबर आपको बताना होगा क्या। तो देखिए जो भी यहाँ पे है, तो ये इनपुट का है बॉक्स, ये किसका है, इनपुट का है, ये किसका है, प्रोसेस का है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए बराबर 10 मान लिया और बी बराबर हमने कितना मान लिया, आपने मान लिया 9। अब यहाँ पे देखिए किया क्या गया है कि a प्लस बी किया गया है, तो आप a प्लस बी बताएंगे कि 19 होगा। कितना होगा, 19 होगा। लेकिन ये 19 कहाँ चला जाएगा, ये 19 c के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब c में 19 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और जब आप c को प्रिंट करवाएंगे तो c को प्रिंट करवाएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको 19 आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 19 आंसर मिल जाएगा और यहीं से प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहीं से फ्लो चार्ट आपका एंड हो जाएगा। अब
देखिएगा आगे यूपी एएसआई में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? नीचे दिया गया फ्लो चार्ट जिनकी गणना करने के लिए है ना, आपको गणना करना है तो बहुत आसान था। इसमें कैसा था कि रीड जो है एन, इसका मतलब इनपुट इन्होंने एन मान लिया, और यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे सी बराबर ए प्लस बी दिया था, अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया a बराबर n मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई n। तो अगर हम यहाँ दे देते, वहाँ पे दे देते a गुणे b दे देते, तो आप बताते यहाँ पे 19 वैल्यू थी, और सॉरी यहाँ पे 10 वैल्यू थी और यहाँ पे 9 थी, तो आप बता देते कि इसका हो जाएगा 190। लेकिन n में कुछ वैल्यू नहीं है और n में कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या बता देंगे? n गुणे n का मतलब हो जाएगा n स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? n स्क्वायर। अब ऑप्शंस में देख लीजिएगा कि ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो जा रहा, क्या ये फ्लो चार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारी क्लास रहेगी जो है, इसके बाद सेकंड क्लास हम बना देंगे, यानी कि सेकंड मैराथन बना देंगे। उसी में लगभग आपकी सारी जो है वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। अगर कुछ भी पॉइंट जो है बचता है तो वो आपकी थर्ड, इसका मतलब है कि 2 से 3 वीडियोज़ में हमारी सारी मैराथन की क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम एक कंप्लीट मैराथन और लेके आएंगे, उसमें आपका फटाफट केवल रिवीजन होगा, लेकिन इन वीडियो को आपको जरूर देखना होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम इसका पार्ट सेकंड जरूर लेके आएंगे। अगर आपके कमेंट आ रहे हैं तो हम पार्ट सेकंड को जरूर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से निकल जाए।